प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम शामिल करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले पीटीआई की आला क़यादत लड़ पड़ी। शेर अफजल मरवत प्लांटेड हैं। सीनियर रहनुमा हामिद खान ने संगीन इल्जाम लगा दिया। शेर अफजल मरवत का सिंध में जारी इंतखाबी मुहिम खत्म करने का ऐलान। पार्टी गिरफ्त ढीली पड़ गई। जेल में बंद बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को बाईपास करके पीटीआई नजरियाती से सियासी इत्तेहाद का इंकशाफ। इंतखाबात से कबल क़यादत की आपस की लड़ाई पीटीआई वोटर्स पर किस कदर मनफी असर डाल सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे शेर अफजल मरवत का दौरा सिंध। पीटीआई ने सिंध में पीपल्स पार्टी को टक्कर देने की ठान ली। क्या तहरीक इंसाफ अंदरूने सिंध पीपल्स पार्टी की ताकतवर वडेरों से जीतने की ताकत रखती है? इसके अलावा बात करेंगे 40 दिन का चिल्ला, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुश्किल कम ना कर सकी। शेख रशीद दोबारा गिरफ्तार। 9 में वाकयात में मुलविस किरदारों की दोबारा गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू। सियासी हलचल ने मैदान गरमा दिए। जोड़ तोड़ उरूज पर मरियम नवाज की लाहौर में रैली सपोर्टर्स को मुतहरिक कर दिया। इसके अलावा बात करेंगे गैर शरई निकाह, इमरान खान बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। बुशरा बीबी के बगैर इजाजत जाने पर जज बरहम। साबिक खातून अव्वल की तबीयत नासाज। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाजी साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हफीजुल्लाह नियाजी साहब। वालेकुम सलाम जी। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और आप हमारे प्रोग्राम में हमेशा वक्त देते हैं, इसका भी बहुत शुक्रिया। आज स्टार्ट करेंगे इस चीज़ से कि ये बताइए कि ये जो इस वक्त पीटीआई के अंदर चल रहा है, एक शदीद किस्म की लड़ाई के मनाजिर हैं, जो वकील हैं और पार्टी है वो आपस में गुत्थम गुत्था नजर आ रही है। इलेक्शन में चंद दिन रह गए हैं, तो क्या मामलात लग रहे हैं और आपके ख्याल में कौन ठीक है कौन गलत है? पहली बात तो यह है कि जो है ना, आपके प्रोग्राम में आना ऐसे ही है कि हुक्म क्लासरा मर के मफाजात। तो जाहिर है दम मैं मार नहीं सकता हूँ। काश मैं इनका छोटा भाई होता तो फिर मैं इनके साथ जो बसलूकी करता वो इनको तब पता चलता। हमारी लेकिन मैं बहुत ही चलता है। भाई है, प्रोग्राम से हट के जी मैं हकीकत ये बता रहा हूँ कि ये मेरे फेवरेट पहले बने थे और दोस्ती और प्यार मोहब्बत बाद में होता। ऐसा ही है सर, ऐसा मैं एक जमाना था कि जब ये दुनिया टीवी पे आज से कोई 10-12 साल पहले आते थे तो मैं सुबह सवेरे ऑन करके बैठ जाता था, इतना मैं इनका एडमायर था। आई एम हम्बल सर, आई एम हम्बल। देखिए तो यू राइटली डिजर्व इट सर। देखिए जी, बात यह है कि आपने कहा जी कि गिरफ्त ढीली पड़ गई है। मेरा ख्याल है रोक साहब गिरफ्त कभी थी ही नहीं। अच्छा, अभी भी एक टीवी प्रोग्राम में बैठा था तो यही एग्जैक्टली इसी तरह का कमोबेश सवाल था, क्योंकि आज का टॉपिक यही है। अब इसका जवाब लंबा चौड़ा क्या देना है। इमरान खान साहब जो है उनका जो तरीके इंसाफ है, 2 लाइनों में तंजीमी तौर पे तो मैं ये कह सकता हूं कि जब वो चंद दर्जन की पे मुश्तमिल थी तो भी तितर बितर थी, अफराद तफरीद का शिकार थी और मुश्किलात में पड़ी थी तंजीमी तौर पे। फिर जब वो एक इंतहाई जमे गफीर बन गया, माशाल्लाह बहुत ही उसको 4 चांद लग गए और वो साथ आसमान में पहुंच गई, मकबूलियत भी और बंदे भी। तो उसके बुरान भी उसी तरीके से रहे कि जैसे आपका एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर भी ना चल रहा हो तो उसकी मुश्किलात, और एक छोटा सा जो आपका खोखा जो है वो भी ना चला तो मुश्किलात जो है जो बंदा चला रहा हो तो उसकी इतनी ही होती है। इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ के लिहाज से इस तरह से बदकिस्मत है कि तहरीक इंसाफ से उनको कभी भी आसूदगी नहीं मिली। ये जरूर है कि जब हमारे यहाँ अल्लाह का फजल करम से जब आपके पास मकाम आता है, हैसियत आती है, जैसे कि वजीर आज़म बन गए, तो उसके अपने डायनेमिक्स होते हैं। वो आप मेरा ख्याल में किसी बेचारे जो है बच्चा सका को बिठा दे, किसी मासी को बिठा दे, तो वो भी अपनी तकरीब मदद करा देगा और हर बंदे पे रोक डाल लेगा। ये वक्त होता है पार्टी कैसे बनती है। ये मैं पहले भी देख चुका हूं। इमरान खान साहब के ऊपर बेशुमार दफा मुश्किल वक्त है, बुरी तरह इलेक्शन हारे 1997 का, 2002 का। बैन ही पार्टी के अंदर इसी तरीके से हाथापाई ढींगा मुझे भी, तो मैंने हाथापाई नहीं देखी ना, मैंने तहरीक इंसाफ के अंदर हाथापाई देखी है। मैं कोई गिले के लिहाज से नहीं कह रहा हूं, मैं तजियाती तौर पे कह रहा हूं, अमलन देखी है। और फिर जब 2017 में 2007 में गिरफ्तार हुए 5-6-7 दिन के लिए,
तो यकीन आने मैं नाम नहीं लेता हूं, दो ऐसे बड़े बंदों को जब मैं ये बताऊं कि वो दस्तों गिरबान हो गए और इमरान खान साहब बेचारे जेल में थे और मैं उनको मिलने जा रहा था, तो उनके लिए कुछ वहां से कोई गपशप लगा रहे थे, वो पॉलिसी बन रही थी, वो डीजी खान जेल में थे। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं अब जाकर उनको क्या बताऊंगा। मैंने नहीं बताया कि क्या हाल हुआ है कि आपके दो साथी जो थे और इतने सीनियर साथी जो थे, जो आपके नंबर 2 नंबर 3 कह ले या नंबर 3 नंबर 4 कह ले या नंबर 2 नंबर 5 कह ले या 4 कह ले, वो हदीसों से 10 से गरमा थे। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। अब आगे बात कि जी प्लांटेड, मेरा ख्याल है कि गौहर अली खान जब आए हैं, मैं गलत दूंगा। मुझे तो जो है, मैं उसमें एक छोटी सी बात अजराय तफन्नुन करता हूं कि चंद दिन पहले मेरी किसी जो है ना अच्छे एक जो सीनियर बंदे से मुलाकात हुई एस्टैब्लिशमेंट के। तो शामी साहब ने पूछा मुलाकात कैसी रही है, तो मैंने कहा शामी साहब, मेरा ख्याल था कि हम जो अकले कुल है और ये फारिग है। वहां जाके पता चला कि उनका ये ख्याल है कि वो अकले कुल है और हम फारिग हैं, जिनमें उनका असर शामिल है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बात क्राइसिस ये जी कि हो सकता है कि मैं अंदाजा मेरा गलत हो, लेकिन मैं हकीकत कहता हूं कि जितने जो मेरे जार्ज स्टिक्स है, जो मेरे पैमाने हैं, जो मेरे वेट्स एंड मेजर्स करने के तरीकेकार हैं, गौहर अली खान और तहरीक साहब के लोग जिनके पास में टिकट है, कमाल भारत से ये सारे के सारे एस्टैब्लिशमेंट की जो है तहवील में चले जाएंगे। ये नहीं कि उनके प्लांटेड बंदे हैं, कुछ होंगे, लेकिन ये है कि उनके एक इशारे आबरू की मार है सारे के सारे। और आप ये देखें कि आप, मुझे तो बल्कि निजाम में मजीद तकलीफें नजर आती हैं कि खुदा ना खास्ता अगर नवाज शरीफ को ये 70-80 सीट दे के वज़ीर आज़म बनाया, तो मैं हकीकत बता दूं कि जो भी हुकूमत बनेगी सत्यानाश तो होगा ही होगा। इस सूरत में सब सत्यानाश होगा, लेकिन ये एक और टॉपिक है। अब आगे आ जाएंगी कि ये जो शेर अफजल मरवत है या ये जो गौहर अली खान, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चला जिसके अंदर काजी फाइल साहब ने, अब मुझे बताएं, फैसला तो जज ने जो करने, लेकिन इससे ज्यादा क्या अच्छा केस चलाया जा सकता है कि आपके सामने उन्होंने खोल के रख दिया। और फिर उन्होंने इतने सवालात किए जिसको तरीके साहब ने वो भी उनके खाते में एक खराबी डाल दी कि जी वो बहस करते रहे। नहीं, जज जो है वो बहुत ही सवाल में कोशिश की कि हर चीज सामने आ जाए लोगों के, हकीकत क्या है। चुनाचे जब वो पूछा गया कि गौहर अली खान अब कब तहरीक साहब है, तो कहते हैं 1.5 साल। अब मुझे बताएं कि 27 साल की पार्टी, गौहर अली खान पीएस पार्टी के साथ उनके किसी न किसी तरह तरीके का बात भी तल्लक रहा, और 1.5 साल पहले आके, और जिसमें तरीके साहब के बंदे नाम नहीं सुना हुआ, अभी भी पूछ रहे, तो अब आगे पता चला होगा कि चेयरमैन बन गए। उससे एक दिन पहले पूछते कि कौन बंदे हैं, तो नाम नहीं पता, उसको हमने चेयरमैन बना दिया। शेर अफजल मरवत कब आए हैं और किसको कह रहे हैं? हामिद खान को। हामिद खान कौन है? जो तरीके साहब का पहला बाकायदा इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट थे या वाइस चेयरमैन थे, जो शामिल कुरैशी के साथ के पास पोस्ट रही है। हामिद खान साहब के पास पहले 8-10 साल ये पोस्ट रही है। और जैसे अकबर बाबर बुनियादी और एक उनके बानी रुकन है, हामिद खान उसी तरीके से थे। उनको किसी ने नहीं दिया, चलो कहा वकील करके दे रहे हैं तो भी हामिद खान को दे, सीनियरिटी भी देने हामिद खान को दे। तो इमरान खान साहब ने यह फैसला क्यों किया, उसके बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि इमरान खान साहब ने शायद एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक उनको वेट दिया हो या थोड़ा सा रिलीफ दिया हो। उन्होंने कहोगे देखो जी पार्टी मैंने दे दी है, अब मेरा तो मामला कर लो, या ये इलेक्शन बेशक आप ले ले 2024 का, मेरे साथ मामला करो। तो एक अजीबो गरीब सूरत हाल है, लेकिन ये कोई अच्छी चीजें नहीं है। अच्छा, तरीके साहब का इतना तितर बितर ना, ये ऑलरेडी पार्टी तितर बितर थी। रऊफ क्लासर तक मैडम ये आज खबर पहुंची है या कल पहुंची है मगर ये हमेशा से तितर बितर थी पार्टी को। इमरान खान साहब की पार्टी नहीं बन पाई थी कभी भी नहीं। अच्छा सर, एक बात बताएं। मैं तो इसे कहते थे, इमरान खान साहब सामने बिठाई कहते थे, मैंने कहा इमरान खान साहब ये आपसे हुकूमत कैसे चलेगी, आप कोई पार्टी नहीं चला सकते।
तुम ऐसे मुझे कहते थे कि तुम देख लेना हुकूमत बन जाएगी, चल आपकी इन्हीं फिर आप बातों देखें ये पहली कैबिनेट थी जिसके अंदर लोगों के हाथापाई इमरान साहब के सामने गालम गलौज हुई वजीरों के एक दूसरे के साथ कि क्या है नहीं है खुए दिल नवाजी कि मेरे कारवां में नहीं है क्या नहीं खुए दिल आपकी इन्हीं नवाजी। बातों की वजह से नियाजी भाई, आपकी इन्हीं बातों की वजह से इमरान खान साहब ने आपसे जान छुड़वा ली थी कि हफीजुल्लाह नियाजी मेरे कज़न भी हैं, मेरे एज फेलो भी हैं, ट्राइब भी एक है, डीएनए भी सेम है, मिजाज भी एक है, और मुझे चार बंदों में बैठ के कन्फ्रंट करने की जरूरत भी रखते हैं। आपकी इन्हीं बातों की वजह से खान साहब ने आपसे जान छुड़ा ली थी कि ये तो लड़ते हैं मुझसे, ये मुझे सीधी सीधी बातें करते हैं। मई व्यू सर। बिल्कुल सही बात है जी। ये तो आपको पता है कि जमाने कदीम से कि मैं जाहिर इलाकों को कहना सकता, अपने भी क्या खफा मुझसे और क्या जो बेगाने भी जो खफा मुझसे और अपने भी नाराज। बात ये थी कि आपको कभी ये बात, मैं इमरान खान को एक बात कहता था, आपने किया, मैंने कहा इमरान एक बात जेब में रखना कि ये ये बंदा खुशकिस्मत होता है सियासत में कि उसके साथ कोई ऐसा बंदा है मौजूद है, बेशक उसके अंदर अक्ल ना हो, बेशक समझ ना हो, लेकिन उसको सियासत में दिलचस्पी ना हो, वो कम अज कम उसकी अपनी जात को ना उसे कोई फायदा पहुंचता है। ना मैं तुम्हारी पार्टी का मेंबर हूं, ना मैं एमपीए बनना है, ना मैंने एमएनए बनना है, ना मेरी पार्टी के अंदर कोई मेरा इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैं राय दूंगा उसका कोई मेरी जात से ताल्लुक नहीं होगा। या ख्वाजा आसिफ राय देंगे, ख्वाजा रफीक देंगे, महमूद शामिल कुरैशी देंगे, देखिए हर एक अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्यों ना हो। ये कौन सा कुछ जमात इस्लामी है, ये कम्युनिस्ट पार्टी है कि जिन्होंने नजरिए के लिए अपनी जाने वक्त कर दिया और आइडियलिज्म के लिए उनको उसे चाहिए नहीं होते। अच्छा, एक नियाजी भाई एक और बात बताइएगा। इंटरेस्ट के लिए तो ये बड़ी खुशकिस्मती है, लेकिन हमारे यहाँ इसकी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। आप सही कहते हैं, इमरान खान साहब इस बात से बहुत परेशान रहते थे कि क्यों उनको बंदा कड़वी कसीली या सही बातें बता देता है। मैं गलत होता होऊंगा लेकिन सुनने में क्या अर्ज है ऐसी बातें। अच्छा ये बताएं हफीजुल्लाह भाई, अब खान साहब की अभी बात हो रही थी कि उन पार्टी के अंदर क्राइसिस है, अब खान साहब क्या करें? एक सेकंड के लिए हम उनको उनके जहन से सोचने की कोशिश करते हैं। वजीर आजम रहे, पार्टी के खिलाफ उनका बकौल हुकूमत के खिलाफ साजिशें हुई, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गई, सारे बड़े बड़े इदारे खिलाफ हो गए, वो जेल में जा बैठे। उनकी पार्टी के टॉप लीडर जो थे या उन पे केसेस बना दिए गए, या वो मफरूर हो गए, या उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी गई। आपकी टॉप टीयर जो थी वो सारी गायब हो गई। आपके जो कुलीग थे, मतलब वाइस चेयरमैन शामिद कुरैशी साहब जेल में हैं, बाकी लोग जेल में हैं। आपके पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं रह गया था, आप वकीलों पे डिपेंड करें। वही न्यू कमर जो आप बात बता रहे हैं, उनके केसेस थे अदालतों में, मतलब एक नहीं थे दर्जनों केसेस हैं, अभी भी चल रहे हैं। उन्हें वकीलों की सपोर्ट भी चाहिए, पॉलिटिकल आदमी तो रहा नहीं उनके करीब। तो खान साहब फिर क्या करते हैं? गोहर अली साहब पे भी डिपेंड करना था, शेर अफजल साहब में कम से कम जैसे भी हैं उन पर उनकी पार्टी जो भी इल्ज़ाम लगाए, लेकिन उन्होंने केपी के या उन्होंने सिंध में जाके लोगों को मोबिलाइज किया है। उन्होंने खौफ का जो बुत कहते थे उसको तोड़ा है। और आपको याद होगा कोई बंदा उस वक्त बात करने को तैयार नहीं था जब शेर अफजल जो है उसमें गए हैं, फील्ड में गए हैं, और उन्होंने डिफेंस दिखाई है। अब वो कहते हैं कि ये जो बैठे हैं वकला साहबान बैठे हैं, इनको तो कोई बंदा इनके पीछे आने को तैयार ही नहीं है, ये कुछ जलसा नहीं कर सकते, मैं ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। तो खान साहब क्या करते? जो बंदा जेल में बैठा हुआ और उनको मिलने की इजाजत सिर्फ दो लोगों से है, या वकीलों से मिल सकते हैं या अपनी फैमिली से मिल सकते हैं, सियासतदानों से भी नहीं मिल सकते। तो खान साहब फिर किधर जाएं? किस पे ट्रस्ट करें और कैसे ट्रस्ट करें? आप जैसे लोग भी दूर हैं उनसे, आप खड़े खड़े सुना देते थे, तो उनके पास क्या ऑप्शन था? इन्हीं लोगों पे एतबार करना था। उन्होंने अगर नहीं डिलीवर कर सके, दैट्स अनदर स्टोरी। आपकी मेरी मजबूरी है कि हमें एक उधार वाली जगह पे बैठे हैं जिनकी लिमिटेशन है। काश मैं और आप किसी अकेले कमरे में बैठ के कई घंटे बैठे और इन बातों पर सरासर बात करें। ऐसे ही है। मुझे एक छोटा सा ड्रामा याद आता है। ड्रामा तो मुझे हकीकत भी याद आती है, लेकिन वो ज्यादा इतनी समझ नहीं आएगी। ड्रामा याद आता है। वो एक बंदा था, वो बाहर किया पता नहीं अंग्रेजी सोना चांदी के प्रति क्या ड्रामा था, तो वो बेचारा अंग्रेजी दान मान के आ गया। अब गांव में एक बंदा था तो उसको अंग्रेजी नहीं आती, तो रोड पर ये बताया हुआ था कि मुझे अंग्रेजी बड़ी आती है। ये छोटी सी दुनिया थी, तो मैं आपको बता देता हूं। सारी पंचायत बैठ गई। ये सब छोटी सी दुनिया थी। यहाँ पे ड्रामा आता था कराची सेंटर से, छोटी सी दुनिया तो पीटीवी पे। तो वो बंदा जिसने 1 2 3 4 5 6 का मुलाखड़ा हुआ था, वो जीत गया, क्योंकि उसने लफ्ज ऐसो किया तो 100 तो उर्दू का लफ्ज है। यस। अब इमरान खान साहब की जो सबसे कमजोरी है कि उनके अपने अंदर हकीकत ये है, और ये वो बातें
रऊफ साहब के जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इमरान खान साहब की मेरी ये बड़ी बड़ी कैंडिडली, बड़ी कॉर्डियल, बड़ी फ्रेंडली एटमोस्फियर में एक दूसरे को समझाने के अंदाज में बेशुमार दफा हो चुकी हैं कि मैंने कहा आपके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि आप एक बंदे को जान सकें कि आपको रऊफ का खिलाफा चाहिए या नहीं चाहिए। जो उसकी काबिलियत है जब आप अपने अंदर भी ना हो। हफीजुल्लाह भाई, एक चीज की दाद देता हूं आप दोनों कजन्स को, ना वो आपको कैल कर सके ना आप उनको कैल कर सके। आज भी वही पोजीशन है आपकी जो आपकी बचपन से सियासत में बाद में 20 सालों में जो भी हुई, ना वो आपकी बात पे है ना आप उनकी बात पर डटे रहे। मेरे न्याजी भाई डटे रहे हैं, वैसे ये मैं दाद देता हूं आप दोनों को सर, अपनी अपनी बात पे। नहीं, उसकी वजह एक है कि आम हालात में अगर ये बात ऐसा होता कि मैं जो है रजाकाराना कर रहा होता तो शायद फिर कसूर मेरा होता या मेरी अकल के पे मातम होता कि एक बंदा मैं मेरी बात समझ नहीं रहा, मैं डटा खड़ा हूं। वहां पे मसला ये था कि मेरे उससे जो ताल्लुक था उसमें मजबूरी थी ये जानते हुए कि मैं भैंस के आगे पीर बजा रहा हूं, लेकिन मैंने बजानी थी, मुझे फिर भी वक्त मिला तो फिर ही बजाऊंगा। एक सर में जुमला याद आ रहा है, आपको भी याद होगा 80s में एक बड़ा इंतही एक खूबसूरत जुमला कहा गया था बेनजीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब के बारे में। कमेंट था उन्होंने, जनाब एक समझती नहीं है, दूसरा वो है, एक आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो साहब के बारे में था, एक को समझ बड़ा फिक्र था कि एक सुनती नहीं है एक समझता नहीं है। यस, एक समझता नहीं है, बेनजीर भुट्टो सुनती नहीं है, नवाज शरीफ साहब को समझ नहीं आती। तो इसी तरह की कुछ सिचुएशन ना वो सुनता था ना समझता था। अब बताएं। अच्छा ये बताएं कि अब खान साहब कह रहे हैं कि जनाब के मेरे पास प्लान, एक और प्लान भी है। तो मैंने कमेंट भी किया आज उस पर ट्विटर पे, मैं कि प्लान ए बी थे, उसके बाद खान साहब जेल जा बैठे हैं। अब वो कहते हैं मेरे पास प्लान सी है। आप उनके खजाने इतनी बहसे हैं, आपका क्या ख्याल है, अब क्या रह गया प्लान सी, क्या रह गया खान साहब के पास जेल में बैठ के? वो कहते अभी मेरे पास और प्लान है। उनके पास कोई प्लान ही नहीं है, वो इसमें बेचारा अकेला है, तो यही प्लान है में, उसकी कोई रसाई नहीं है किसी चीज तक और कोई प्लान नहीं है। और यकीन जानो कि उन्होंने किसी जगह पे अपनी बेबसी का इख्तियार किया है कि ये जो लिस्टें हैं, बहुत सारी लिस्टें मुझे कुछ दिखाई जा रही है, बैक कुछ बताई जा रही है, बहुत बुरी ट्रैप है। और एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि अभी तो हमने इमरान खान साहब के साथ कुछ किया ही नहीं है। अच्छा, अभी तो कहते हैं कि हम अभी तो हमने स्टार्ट लेना है, यानी कि ये जो हालात है अगर ज्यादा उनके मजीद उनके हालात खराब हुए या उनको आइसोलेशन मिली, जैसा कि देखा है कि इस वक्त हकीकत यह है कि लैटेंट स्पिरिट में इमरान खान साहब जो खुद क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, वो इस वक्त तन्हा अकेला है, उसका कोई बंदा नहीं है। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगी उनके पॉलिटिकल मैटर्स की। ठीक है, सब आप जिस तरह से बिल्कुल अकेला है। सबको अगर हम रोक सकें, ब्रेक लेनी है और डिस्कशन हमारी ऐसी है कि वो चलती चली जा रही है। मेरा ख्याल है ब्रेक ले लें, न्याय साहब से बड़ी बातें करने वाली है हमारी। जी न्याय साहब, अगर आप इजाजत दें तो ब्रेक पे जाएंगे और फिर वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे साथ हफीजुल्लाह न्याई साहब मौजूद है। न्याई साहब ये बताइए, मैं सवाल करना चाह रही थी ब्रेक से पहले कि जो आप बात कर रहे थे कि एक आइसोलेशन में है इमरान खान साहब और एक बड़ी बुरी तरह से ट्रैप्ड है, तो वो क्या अब उनको सेकंड थॉट्स नहीं आ रहे कि किसी तरह से जो उनका डटे रहना वाला मौकिफ था उससे थोड़े हटके सोचा जाए, सियासत की जाए, और कोई दूसरी तरफ से कोई कोशिशें हो रही है, उनको कोई ऑफर हो रही है, किसी किस्म की मीडिएशन है या मामलात बिल्कुल ठप हुए हुए हैं? मेरा ख्याल है कि आइसोलेशन जो है ना वो शायद उससे ज्यादा मुनासिब लफ्ज है, बड़ा खूबसूरत है अंग्रेजी का, मेलनकॉली, एक ऐसी तन्हाई जो काटने को दौड़ती है। तो वो आइसोलेशन में नहीं है, तन्हाई में है। आपने सर मैं सारी बात काट रहा हूँ आपकी न्याजी भाई, मेरा ख्याल है ये लफ्ज मुझे याद आ गया। बड़ा न्याजी भाई, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन वो आपने तन्हाई की बात की, इधर रबिया ने भी की, तो मुझे गैब्रियल गार्सिया मार्कीज का बहुत बड़ा क्लासिक उनका नावल याद आ गया, 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड। ये उसी तरह का कोई सिलसिला तो नहीं है, लंबी तन्हाई, या उन रेशमा ने जो कहा था लंबी जुदाई, कोई इस तरह की कुछ चीजें नजर आपको आ रही हैं सर कि 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड है ना अंग्रेजी का मेलनकॉली, ये कमाल का लफ्ज है। हाँ, यस, कि इसके अंदर आप ऐसे सॉलिट्यूड, ऐसी आइसोलेशन है
कि जो आपको आपके लिए बड़ी तकलीफ दे होती है, यू फील बिट्रेड। आपको एक एक साथी याद आता है और आप कहते हो यार इसको तो मैंने इतना फायदा पहुंचाया है, ये हफीजुल्लाह न्याजी ने क्या किया। अपने पे तरस आता है और लोगों पे गुस्सा आता है। लेकिन एक और बात है, इमरान खान साहब चूंकि बेसिकली बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी है, ये हकीकत है, और अगर उनको मेरे जैसा बंदा होता ना कोलैप्स कर जाता। वो अभी भी उसको बड़ा ब्रेवली फेस कर रहे होंगे। जहां तक ये है कि जी उनकी बातचीत, तो जो जिस किस्म का खिलारा हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने फैलाया पिछले 7-8-9 महीनों में या तकरीबन साल होने को है, कि ये खिलारा एक ऐसा है कि इसके अंदर जो है एक कोई इमरान खान साहब के लिए कोई एक इंच की स्पेस भी नहीं है। एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। और मैंने ये अपने बिल्कुल हतमी मेरी राय नहीं है, बल्कि मैं चूंकि इस सिलसिले में थोड़ी सी बड़ी कोशिश की, मैं कॉलम लिख रहा हूं, मैं तो 3-4-6-7 महीने कह रहा हूं खुदा के वास्ते इमरान खान, नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट ये सारे इकट्ठे बैठे, जरदारी साहब को बिठा लें, रहमान साहब को बिठा लें, वगैरह और कोई हल है नहीं। इससे भी हल ये नहीं है, लेकिन कोई रिमोटेस्ट पॉसिबिलिटी है कि इससे शायद पाकिस्तान के मसाइल जो है शायद उसको सिरा पे पकड़ा जा सके। अच्छा सर, एक बात बताएं न्याय साहब एक बात बताएं, हाथ बना रखी है एक दूसरे को नीचा दिखाने की। तो इमरान खान साहब जाहिर सबसे पहले खर्च होंगे और कोई एस्टेब्लिशमेंट का कोई मूड नहीं है इमरान खान साहब से बात करने के लिए। अच्छा सर, एक बात बताएं न्याय साहब, ये उनके पास किसी के पास, ये तो सबके पास, एक फिक्र मुझे कहने दे, ये तो सबके पास इख्तियारात हैं, एस्टेब्लिशमेंट बेशुमार लोगों के असाइनमेंट्स हैं इमरान खान साहब को नीचा दिखाने के लिए कौन कौन से हुनर आजमाने हैं, लेकिन किसी के पास एक भी ऐसा नहीं है कि उनको वागुजार कराने के लिए भी कोई एक स्पेस रखी जाए या नहीं रखी जाए, क्योंकि इसके लिए किसी के पास इसकी कोई ना अथॉरिटी है, ना इसके बारे में कोई उनको कोई ऐसा उनके अंदर चिप डाली गई है। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, आप इनसाइडर हैं, खान साहब ने आपके मशवरे से, आपकी ब्लेसिंग से पार्टी शुरू की आपने, बल्कि मुझे याद है शामी साहब ये हमारे दोस्त जो हैं, अक्सर वो आपको टांट करते थे, जो कहते थे कि यार कि आप उस वक्त भी इमरान खान साहब को हमें सेल करने की कोशिश कर रहे थे जब कोई बाई करने को तैयार नहीं था, जब वो सेल हो गए, एक्सेप्टेंस हो गया, आप उनके खिलाफ हो गए। सो यू आर इनसाइडर, सारी चीज़ें जानते हैं। मुझे ये बताएं कि अकबर एस बाबर जो हैं वो दोस्त थे, करीबी थे, आप सारे जानते थे, ये ऐसा हुआ वो सिंगल हैंडली पूरी पार्टी को लेकर बैठ के, वन मैन आर्मी, उसने पूरी की पूरी पार्टी उड़ा के रख दी है। ये खान साहब के दरमियान और अकबर एस बाबर साहब के दरमियान ऐसा क्या कुछ हुआ था कि इतनी बड़ी एक उन्होंने लीगल, एक उन्होंने या जाती लड़ाई लड़ी 2011 के बाद की। तो व्हाट हैपेंड? आप इनसाइडर हैं, यू माइट बी नोइंग द रीजंस। ये तो कोई पर्सनल रीजन लगती है, कोई पॉलिटिकल तो मुझे नहीं लगती। जिस तरीके के उन्होंने एक वेंजेंस लेता है ना, जैसे बदला लेके पीछे पड़ जाना, तो हाउ डू यू व्यू दैट? क्योंकि आप इनसाइडर हैं, आपको पता होगा इन चीजों का। दैट्स द रीजन मैं आपसे पूछ रहा हूं सर। पहले तो सुन लेना कि मैंने पार्टी शुरू कराई सर, वो है कि ना हम मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की, जो चाहे स्वाब करे, हमको बस बदनाम किया। देखिए ये जरूर है कि इमरान खान साहब ने जब सियासत में आने का ऐलान कर लिया तो मुझे 100% मालूम था कि इन विचारों के साथ क्या हो सकती है, नाकामी की सूरत में और कामयाबी की सूरत में क्या सूरत हाल है। तो मैंने सोचा कि मेरे पास थोड़ा सा इमरान खान की निस्बत इस चीज की सारी कॉम्प्रीहेंशन इमरान खान साहब से ज्यादा है, और कोई बंदा इनको पाकिस्तान के खिलाफ ना इस्तेमाल करे, कोई बंदा इनको नजरियाती तौर पे इनको ना हाईजैक कर ले, क्योंकि मैंने देखा कि उनमें बड़ी एक लालच थी इक़्तिदार में आने की। शुरू से उनके बहुत एम्बिशन थी। उनको जो बंदा थोड़ा सा आश्रय देता था वो एक एक्साइटेड होकर उसके पीछे चल पड़ते थे कि ये मेरे इक़्तिदार में लाएगा। ये एक ऐसी बात है कि जिसको कोई ज्यादा आप उसको जो टेंजिबल नहीं है कि मैं उसको एग्जैक्टली करके बताऊं। बाकी ये है कि वो आए इसलिए थे कि वो इतने बड़े, जिसको कहना चाहिए कि भरिया मेला, जब छोटा कोई स्पोर्ट्समैन या सेलिब्रिटी, तो उसके बाद वो भूली बसी दास्तान बन जाता है। ये परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा डिलेमा है, और ये इमरान खान साहब मुझे कई दफा बता भी चुके थे। तो बहरहाल सियासत के अंदर ये कहे कि वो आप हमेशा तारीख के वर्कों के अंदर आप
आपका एक, आप चाहे बच्चा शक्ल की हुकूमत है, चाहे मोहम्मद शाह रंगीला है, बादशाह जफर है, या औरंगजेब आलमगीर है, तारीख आपको स्पेस देती है। चाहे आप नाकाम है, चाहे आपकी फौज शिकस्त खाई है, चाहे आपने कामयाब, चाहे मुतसम बिल्ला है, चाहे ब्लाकू खान है, तारीख ने दोनों को अपना अपनी जगह दी है। इमरान खान साहब अपनी उस पॉपुलैरिटी को प्रोलॉन्ग करना चाहते थे, लार्जर देन लाइफ, जो उन्होंने कर लिया। बाकी है कि मैंने उनको साथ इसलिए दिया कि कहीं ना कहीं पे अगर कोई हुआ तो मैं बताता रहूं कि जब तक वो बिल्कुल बिल्कुल उनके हालात बड़े महदूद थे या औकात बिल्कुल नौ के बराबर थी। 97 के इलेक्शन में भी जिल्लत आमेर शिकस्त हुई, 800 वोट्स निकल रहे इमरान खान साहब जैसी शख्सियत के, 2,000 वोट्स निकल रहे हैं, 8 सीटों से इलेक्शन लड़े। यही बात 2002 में हुई। वो इलेक्शन मैंने मियां वाली में बैठ के इमरान खान साहब के लिए एक सीट निकाली, जो कि जाहिर है कि उनकी अपनी शख्सियत थी, लेकिन उसके लिए मैंने पूरे एक साल अपने आप के कारोबार को अबंडन करके मियां वाली शिफ्ट हुआ। कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब जो है वो एक वक्त जब आया तो फिर वो सुनना छोड़ दिया, वो सुनने के कायल ही नहीं थे। तो सर हम अकबर एस बाबर पे अगर अकबर एस बाबर वाली थोड़ी सी थे ना, अगर इस तरीके से इक़्तिदार में आने कभी ना आने देता कि आप बाजवे का या किसी राही शरीफ का और तो सब कुछ अपना दे दे और गिरवी रख के अपने आप को इक़्तिदार में आए आप। ये तो भी इमरान खान की शख्सियत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत बढ़िया है, बचत हो गई। खुदा का है कि वो और होता जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को भेजा, नवाज शरीफ होते जब नजदीक होते, तो वो तो इस वक्त किसी किसी गटर में या डस्टबिन में पड़े होते। ये बच गया अभी भी। मेरा ख्याल ब्रेक ले लिया रबिया ने, अभी आप साथ रहिएगा। हमारा सवाल वहीं खड़ा हुआ अकबर एस बाबर साहब वाला, वो ब्रेक के बाद मेरा ख्याल रबिया पूछेंगे आप। जी ब्रेक के बाद बाबर का जी ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लासेस। साहब अकबर एस बाबर साहब वाला सवाल आपने आप उनको रिमाइंड करवाए हैं। जी न्याय साहब, क्लासेस साहब अकबर एस बाबर के हवाले से जो सवाल कर रहे थे उस पर क्या कमेंट करेंगे? है हमारे साथ न्याय साहब को आवाज जा। देखिए पहली बात यह है कि एक बंदा जो आपका नियरेस्ट हो, जेन्युइन हो, सिंसियर हो, सिंसियर कहते हैं कि फ्रॉम टो टू हेड, और फिर ऑनेस्ट हो, ब्रिलियंट हो, सेवी हो, सगेशियस हो, ये कुछ पॉलिटिकली सेवी हो और आपके साथ इंतहाई सिंसियर हो, वो बंदा जो है उसकी बड़ी हिफाजत बड़ी एहतियात से करनी पड़ती है। मैं इमरान खान साहब से कहता था कि मुझे एक अगर मैं काम कर दूं कि जो तुम्हारे साथ जेन्युइन बंदे हैं जिनको मैं आइडेंटिफाई करके फिर रहा हूं, अगर मैं उनकी हिफाजत कर लूं क्योंकि वो तुम्हारी बेतनाई या तुम्हारी लापरवाही का शिकार होकर अगर दूर हो गए तो उनसे बड़ा सख्त जो होता है दुश्मन कोई नहीं होता, क्योंकि फिर उनकी जिंदगी का मिशन हो जाता है। वेरी ट्रू। आप मुझे बताएं कि एक बंदा है जब वो 2013 में इंट्रा पार्टी फंडिंग केस किया होगा तो किसी को पता था ये कब लाइमलाइट में आया? इन्होंने तो परवाह ही नहीं की होगी कि इनके साथ तो पूरी रियासत पाकिस्तान और 10 लाख मुसल्लह अफवाज इमरान खान साहब के पीछे खड़े थे। इमरान खान साहब तो किसी को कुछ परवाह ही नहीं करते थे, वो बंदा लगा रहा ना। तो शहबाज साहब किसी ऐसे बंदे का साथ देने पर तैयार थे जो करप्शन के खिलाफ खड़ा हो, उसको उठा के अब जनरल फैज हमीद अगर शौकत सिद्दीकी के कमरे पहुंच गए तो उनके साथ गुफ्तगू कर सकते हैं, तो अकबर एस बाबर के साथ क्या किया होगा? अंग्रेजी में कहते हैं कि स्ट्रेट लाइक एन एरो। मैं हकीकत है कि मुझे इतना अफसोस हुआ जब ये 2011 की बात है, 12 की बात है, जब ये नाराज हुआ तो मैं डैश करके इस्लामाबाद गया, मैं सीधे इमरान खान साहब के पास गया। मैंने कहा मुझे पता चला कि अकबर एस बाबर नाराज हो गया, कहता है वो बड़ी फलां करते मेरे खिलाफ बड़ा सख्त बोला, फलां बोला। मैंने कहा तुम्हारे मुंह में बोला? कहते नहीं। मैंने कहा फिर किसके आगे बोला? उसने कहा नहीं मुल्क ने बताया। नहीं मुल्क सादर कमरे बैठे तो मैं उठा के उसको पकड़ के इमरान खान साहब के सामने ले आया। मैंने कहा नहीं मुल्क अगर फर्ज किया उसने कहा है हम के साथ क्या सिंसियर हो के इतना कीमती आदमी जो है उसकी तुमने बैक बाइटिंग की या बातें बढ़ा के की। वो एक पठान है, स्टेट आदमी है, जेन्युइन आदमी है, वो इसी में रिएक्ट करता। और हकीकत है कि 3-4 नाम और भी हैं जो इस पर की तरह, और उनको भी मैंने बहुत कोशिश की। मैं बाद में अकबर बाबर के साथ अटैच रहा, उसको पैसिफाई करता रहा, क्योंकि पता था कि ऐसे बंदे जब इनको बिट्रे करोगे या ये फील करेंगे हमें बिट्रे किया गया
वो आपकी धज्जियों लगा रख लेते हैं उसे। अकबर बाबर के दो चीजें उसको क्रेडिट की जाती है। एक तो उसने अपनी वालदा जो कि एक अरसे से इनके हाथ का नवाला बना के उठलाते थे, उसको अकेला मैनेज कर रहा था। कोई नर्स नहीं थी, जो थी तो अकबर बाबर की हेल्प की थी। उनको बाथरूम से, वालदा को बाथरूम से लेकर सब कुछ कराता था। मैं कहता हूं यकीन आना, मैंने किसी को अपनी मां की ऐसी खिदमत करते नहीं देखी जो अकबर बाबर ने की है। उसके बाद वो चलता था, वकीलों के पास वकील भी बहुत चाहिए जो के पैसे ना ले। और वो क्यों के पैसे ना ले कि कोई मिशनरी तो था नहीं, ना किसी पार्टी का आदमी था। फिर जाके कभी मेरा ख्याल है कुछ 23-24 मुकदमात जो है उसके खिलाफ अपील हुई अकबर बाबर के केस को रुकवाने के लिए। कभी उसको कहा जाए पार्टी के मेंबर नहीं है। देखो किस तरह झूठ बोले। तो हामिद खान साहब का भला हो, अल्लाह ताला उनका जो है अजर दे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 बातें मानी। पहली बात मानी कि ये इलेक्शन जो है ये इस मिस्टेक को हम नजरअंदाज करें और हमें सिंबल दे दें, हम इलेक्शन बाद में करा देंगे। दूसरे ने बताया कि हाँ अकबर पर पानी रुकन है और उसका लोकस स्टैंड है। अब ये सारी बातें बाबर की, ये इमरान खान की बदकिस्मती है कि उसको ये बात का पता ही नहीं है। ऐसा उसको दुश्मन नहीं बनाते, दुश्मन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो आपका करीब तरीन दोस्त, आपकी लाइफ टाइम पार्टनर की बीवी, आपका गुस्सा का भाई आपका दुश्मन होता है। आपको इतना जेन्युइन सिंसियर, जो कि जिसकी सिंसियरिटी के ऊपर इमरान खान इतना बिलीवर था अकबर बाबर का, आप तस्वीर नहीं कर सकते। फिर अक्ल तरीके साहब के पास जिसकी बहुत कमी है। अच्छा सर, आपने बड़ा तफसील से बता दिया नियाजी भाई, जो है ना वो उसके साथ इस तरह के साथी नहीं थे। आपने नियाजी भाई इंटेलिजेंट ब्रिलियंट आदमी है पोलिटिकली, आपने नियाजी भाई सहीशियत है, उसको उठा के उन्होंने फिर क्या किया। आज हर चीज के अंदर उसके हर एक बेन के अंदर हर मुश्किल में इमरान खान के और सर हम लास्ट सवाल पूछना चाह रहे थे। वो भी देखे, हमने एक चीज नोट नहीं की, बरखा से बड़ी अहम बात है। मैं हसानुल्लाह के बात करता हूं नहीं, मैं हसानुल्लाह नियाजी साहब के बारे में पूछना चाह रहा था, उनका स्टेटस क्या है? उन्होंने इंटर पार्टी उनको मैं पूछना चाह रहा था कि हसानुल्लाह नियाजी का, मैं जाते जाते उनका स्टेटस अपडेट बस हमारे पास चंद सेकंड, मैं उस पर इसलिए काट रहा था ताकि उनसे बात हो जाती कि उनका क्या स्टेटस है इस वक्त केस का। सर भाई हसान न्यायाधी का केस मुकम्मल हो गया है। हसान अपने तौर पर केस से बड़ा मुतमईन है। उसके खिलाफ कोई चीज एज पर हसान को वकील है, उसने केस प्लीड की है, उसके सामने अच्छा खासा उसको टाइम दिया उन्होंने। ठीक है, बड़ा शुक्रगुजार था कि जी मिलिट्री कोर्ट से उसको टाइम दिया और उसमें उसने देखा कि उसके खिलाफ कोई चीज सब्सटेंटिव कोई चीज साबित नहीं हुई। ठीक है, और ये न्याय साहब आपसे डेफिनेटली बात होगी अगले प्रोग्राम में। मुझे पिछले 1 मिनट से क्लोजिंग के लिए कहा जा रहा है और अब मुझे क्लोज करना है यहाँ पे। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।